अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात रुक गए हैं, क्यों रुक गए हैं, आखिर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, आखिर पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है, आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों के क्या मुमकिन असरात पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़ सकते हैं, सारे अहम सवालात। और उसके बाद आगे चलकर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एग्रीकल्चर पर भी, एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से एक्सपर्ट से बात भी होगी। लेकिन शुरू के हिस्से में प्रोग्राम में तफसीलन पाकिस्तानी सियासत पर बात करते हुए पहले जरा सुनते हैं कि हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की तरफ से दोनों अतराफ से क्या मौक़िफ़ आया मुज़ाकरात को लेकर। लेट्स से दिस के पहले पीटीआई अपने मुज़ाकरात के अमल में खलल जो आया है उसके बारे में क्या कहती है, जरा सुनते हैं। लेट्स से दिस क्या कहते हैं। कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो ये आपकी नीयत को देखिए, दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। और हुकूमत क्या कहती है ये भी जरा सुनते हैं इरफान सिद्दीकी साहब की ज़बानी। जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, और वो मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रही। मसला ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आएँ, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सफदर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद। प्रोग्राम में आपसे बहुत सारी गुफ्तगू होनी है, इल्मुल अदात पर भी आपकी जो एक्सपर्टीज़ या आपकी नॉलेज है उस पर बात भी करेंगे। लेकिन पहले बताएं, ये आर्जी डेडलॉक है या ये आप समझते हैं कि ये ऑफ ट्रैक हो गए हैं मुज़ाकरात अब ऑफिशियली? 28 तारीख को मुज़ाकरात दोबारा जो कमेटी है, और दोनों की ज़रूरत भी है कि मुज़ाकरात पॉलिटिकली होने चाहिए और दोनों समझते हैं कि रास्ता भी ये है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि ये मसले की हल की तरफ जा रहे हैं और मुज़ाकरात 28 तारीख को ऑन हो जाएंगे कमेटी के अंदर। अच्छा, कमेटी के अंदर डिस्कशन हो जाएगी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो मुतालबा है ये कमीशन के क़याम का, हुकूमत क्या ये बना देगी, क्या होगा इस पे? कमीशन बनती है नहीं बनती है, मैं नहीं समझता कि ये इतना जल्दी कमीशन बनेगी, मगर ये जरूर है कि एक जब सब जुडिशल मैटर होता है तो उसके ऊपर कमीशन बनती नहीं है। मगर अब वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे मौजूद हैं और किसी न किसी चीज के ऊपर कंसेंसस करना पड़ेगा। अगर कंसेंसस नहीं होगा, 1.5 लाख होगा तो उस 1.5 लाख से मुल्क का भी नुकसान है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता होना चाहिए कि फिर डिसीजन और कहीं पे जहाँ पे होते हैं वहां पे फिर होंगे और जो डिसीजन होगा वो कर देंगे। अच्छा, इससे अच्छा ये है कि जो इनके पास है दायरा इख्तियार में, जो ये कर सकते हैं पॉलिटिकली, जिस चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है तो वो उनको निकालना चाहिए। अच्छा, ये अगर ये बिलफर्ज ये सियासतदान नाकाम हो जाते हैं इसका हल ढूंढने में, तो फिर कोई और फैसला करेगा। वो फैसला मुमकिन तौर पर कोई नेशनल गवर्नमेंट इलेक्शन की बातें हो रही हैं, क्या वो इम्कानात में है वो सारी चीजें? मैं समझता हूँ कि है। अच्छा, मुझे लगती है चीजें, अगर इन्होंने आपस में पॉलिटिकली इन चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो कुछ भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से ठीक है एक समित में चल रहा है मगर स्टेबिलिटी मुल्क की जरूरत है। आप देखें कि केपीके और बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, और इस वक्त जो अमेरिकन इलेक्शन हुई है उसके अंदर वो भी चाहते हैं कि पीस हो, और पीस अफगानिस्तान और केपीके के अपने मसाइल हैं, बलूचिस्तान और ईरान के अपने मसाइल हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, इस पोजीशन के अंदर मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस वाले लोग भी वो भी चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक स्टेबिलिटी आए और पाकिस्तान इस तरीके से नहीं हो कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म भी हो और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल इश्यूज भी हो, पाकिस्तान के अंदर अवामी टर्माइल भी हो। इस वजह से मुझे समझने में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पता है कि लास्ट कॉलम भी लिखा था। मुझे बताएं कि ये इसमें आपने लिखा कि एक जमात है उसको उम्मीद है कि ट्रंप के आने से उनके लीडर की रिहाई होगी,
तो इसका क्या जवाब मुस्बत है? इसका मतलब क्योंकि वो सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं पाकिस्तान में और इसके लिए फिर उनकी रिहाई या उनके साथ कोई मामला तय पाएंगे, क्या हम ये समझें कि ये चीज़ होगी? देखिए, इतना भी नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल जो है वो हमें कोई अहकामात देगा, या मगर ये जरूर है कि अमेरिका ये जरूर चाहता है कि एक स्टेबिलिटी हो। और मैं समझता हूं कि हमें भी इस चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि अमेरिका इस वक्त किस डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है। अगर उसके एक बात करने से जो 18 महीने से इतनी जो जंग छिड़ी हुई थी, वो अगर वहां पे गिजा के अंदर ये मसला अगर उसके ओथ टेकिंग से पहले अगर हल हो जाता है, तो कितना इन्फ्लुएंस उसका उन कंट्रीज के ऊपर भी रहता है जो कोई नहीं कर सका था। और आज रशिया और यूक्रेन के हवाले से भी देखें कि रशिया भी कहता है कि मैं ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हूं। और जो अमेरिकन जो इस वक्त एजेंडा है वो तो है जो एजेंडा है, जैसे अभी सऊदी या इंडिया, अभी इंडिया उनके साथ आज सऊदी ने, अगर अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रहने नहीं देंगे, तो इंडिया उसको वेलकम करने जा रहा है कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो आप वहां से बिल्कुल निकालें, हम उनको वेलकम करते हैं, मगर आप हमारे लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको आप वहां पे वेलकम करें, उनको आप ईजी करें। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। आज 6-6, 8-8 महीने वीजा की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, क्योंकि जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है वो यूएस डायरेक्शन के ऊपर चलती हैं, और वही कनाडा हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो, जब अमेरिका। लेकिन ये आपने लिखा भी कि हमें एक नई सोच की भी जरूरत होगी खारजा उमूर के हवाले से। हम तो वही दकियानूसी पॉलिसीज और दकियानूसी सोच के हिसाब से चलते हैं ना, तो हमें अपने आप को क्या करना होगा टू डील विद देम और उनसे मुस्तफीद होने के लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं तो 2024 मैंने जैसे लिखा था कर्मा का साल है, और इस तरीके से 2025 जो है ना वो एक कंसेंसस का साल, मफाहमत का साल। मैं समझता हूं अगर मुल्क को 2026 में आगे जाना है, तो 2026 में आगे जाने के लिए आपको 2025 में हर चीज के ऊपर मफाहमत करनी पड़ेगी। आज 12 चनार के ऊपर मफाहमत की टास्क हुए, किसी न किसी लेवल के ऊपर पहुंचे। इस तरीके से पॉलिटिकली भी जो है वो ये इतने अरसे से जो 3-4 सालों से जो ये चल रहा है माज आराई, और उन माज आराई को 2018 से लेके आज तक इस मुआहदाराई को जो वो अब हमें खत्म करना चाहिए, कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल, सॉरी आपको उस वक्त इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये आपने जो 2024 को कारमान का साल और 2024 को मुफाहमत का या फिर समझौते का या जो भी जो साल का है, इसका बैकग्राउंड भी बताते जाए ना नाज़रीन को, क्यों कह रहे हैं आप, ये किस इल्म की रोशनी में ये कह रहे हैं आप, ताकि हम उससे भी उस बारे में बात भी करें कि क्या किस बुनियाद पे कह रहे हैं। जी देखिए, जो 2024 का नंबर 8 आता था, 2025 का नंबर 9 आता है। ठीक है। तो मैं तो खुद एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूं, मगर मेरे पास 3-4 एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिससे मैं पूछता रहता हूं, मशवरे लेता रहता हूं, और वो जो भी बात करते हैं और तकरीबन 99% जो है वो बात सच निकलती है। और जब भी उन्होंने कहा, मैं दिसंबर 2021 में मैं आपको बताऊं, जब जरदारी से अपना साहब ने मुझे बुलाया था 2021 में, दिसंबर 21 में मुझे बुलाया कि आप आए और मेरे साथ, तो मैंने फिर दूसरे दिन मुझे इमरान खान साहब ने बुलाया, अली जदी बैठा हुआ था, तो खान साहब ने मुझे पूछा कि आप रात जरदारी साहब से मिले हो? मैंने कहा सर बिल्कुल मैं मिला हूं, और मैं समझता हूं कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, और मैं मार्च के बाद आपकी हुकूमत नहीं देख रहा हूं। मेरा मशवरा ये है कि आप इस हुकूमत को आप डिसॉल्व करके न्यू इलेक्शन की तरफ चले जाएं, नहीं तो जून के बाद जो आपने इन पॉलिटिकल पार्टीज का सोचा हुआ है, मैं वहां पे आपको मैं देख रहा हूं। तो मुझे कहने लगे कि आपके दोस्त जो है वो मेरे साथ है। मैंने कहा सर वो किसी के साथ नहीं है, वो मुल्क के साथ है, और वो देखते हैं कि मुल्क के लिए पॉलिसी क्या बेहतर है। तो जब वो चीजें आएंगी, अभी इनको भी तब पता चलेगा कि मुल्क के लिए फायदेमंद क्या है, तो उस टाइम पे वो उसी वक्त जो है ना ये चीजें उसी तरफ चली जाएंगी कि इनको भी पता नहीं चलेगा जैसे खान को पता नहीं चला। तो अच्छा ये है कि मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेफ्टी सिक्योरिटी हमेशा एक आर्मी जमानत रही है, एस्टेब्लिशमेंट जमानत रही है, और वो रहेगी। और मुल्क की हालात, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस अगर हम कहें कि नहीं रहा है, बिल क्लिंटन से लेके आज तक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रहता ही आ रहा है। कोई हम एक खुद मुख्तियार मुल्क जरूर हमारी सोवेनिटी है, मगर हम एक बेगर कैन नॉट बी चूजर। हमारे ऊपर कभी कभार जो है वो कभी किसका इन्फ्लुएंस आ जाता है, कभी किनका इन्फ्लुएंस आ जाता है। यही वजूहत है कि आज तक हम ग्वादर को
इन्फोर्स नहीं कर सके हैं, यही वजह है बहुत सारी चीजों के ऊपर ईरान गैस पाइपलाइन नहीं हो सकी है। तो हकीकत हमें माननी पड़ेगी, रियलिस्टिक हमें होना पड़ेगा, या तो हमारी इंटरनली हमारा कंसेंसस इतना हो, मजबूती इतनी हो, अवामी हमारे पास ताकत इतनी हो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे ऊपर को इन्फ्लुएंस डालते हुए सोचे। वो को भी सारा पता है, ये डिप्लोमेटिक सर्किल सारा दिन देखते हैं कि 2024 में आपने ये भी फिर इलेक्शन से पहले जरदारी साहब के हवाले से कहा था कि उनका किरदार आप देखते हैं, तो वो भी इसी बुनियाद पे कहा था? बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर इस फरवरी की सिलेक्शन हो गई इस डेट को, तो बिल्कुल जरदारी साहब विल बी द प्रेसिडेंट और किंग मेकर, ये मैंने बिल्कुल लिखा था, और ये मैंने दिसंबर में लिखा था कि अगर इस डेट को हो गई इलेक्शन, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो मैं समझता हूं कि हमें लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा 2024 कर्मा का साल है। अब कर्मा का साल का मतलब ये है कि जो किया है वो आप भुगतेंगे, यही मैं अगर समझ रहा हूं। तो उसका मतलब अगर इसका कोई कफारा अदा नहीं, यानी मिसाल के तौर पे अजाला नहीं करता, उसने कोई गलती की है, तो फिर क्या उसके साथ, यानी मिसाल के तौर पे बानी पीटीआई इमरान खान ने कुछ गलतियां की, साल 2024 था उनके पास कि वो नरम लहजे के साथ मुफाहमत करते या उन बात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते, उन्होंने नहीं किया, तो क्या वो इसकी सजा भुगतेंगे? अभी क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि देखो, मैं 2018 से लेके खान साहब की भी टीम का हिस्सा रहा, अभी मैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, मगर एज ए पीपुल्स पार्टी, मगर बात यह है कि कहीं पे भी किसी ने कमी नहीं छोड़ी। अगर खान साहब ने शहरियार आफरीदी जैसे बंधु ने असेंबली में आके कुरान शरीफ का हाथ में उठा के कसम उठाई थी, तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि कुरान शरीफ अमल के लिए है, कोई कसम के लिए नहीं है। उन्होंने राना सनाला के ऊपर ऐसे झूठे केस बनाए, तब भी ये कहानियां हुई, आज वो भुगत रहा है, आज यहाँ पे कहानियां होंगी, कल वो भुगतेंगे। खुदा के पास देर है, अंधेर नहीं है। मैं समझता हूं जिसने भी अपने किसी मजहब को फॉलो किया हुआ है, धर्म पढ़ा हुआ है, और वो ये समझे कि मैं अगर खुदा की रस्सी से आजाद हो सकता हूं कि अगर मैं किसी के साथ जुल्म करूं और जुल्म करने के बाद मुझे सिर्फ कयामत में, मुझे बाद में आखिरत में मुझसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, तो ये इसकी जो ना वो कम अकली है। मैं समझता हूं कि कयामत इधर भी इसको भोगनी पड़ेगी, उधर भी भुगतनी पड़ेगी। इस वजह से आदमी को बैलेंस होके चलना चाहिए, हर कदम के ऊपर खुदा को एक बहादुर नाज़र समझना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, और उस करने की वजह से खुदा नाराज तो नहीं होगा मेरे ऊपर। जब तक आप मालिक को आगे नहीं रखोगे, तब तक आप मुल्क को भी आगे नहीं लेके जा सकते हो, तब तक आप खुदा की ब्लेसिंग भी नहीं ले सकते हो, और तब तक आप ये बताएं कि ये मुफाहमत जो है ये 2025 इल्म तादाद भी यही बता रहे हैं, नंबर्स ये बता रहे हैं, और ये जो जिनका बानी पीटीआई इमरान खान ने आपसे बोला था कि वो लोग हमसे खुश हैं, वो लोग भी मुफाहमत चाह रहे हैं। मतलब सारा माहौल ही मुफाहमत का ऐसा, मतलब 2025 में जो इसके खिलाफ होगा मुफाहमत के, वो खुद रास्ते से हट जाएगा। 100% मुफाहमत की तरफ चली जाएंगी चीजें। अच्छा, और आप कोई और 9 मई का क्या होगा तक जो है वो लोग भूल, 9 मई में माफी मांगेंगे, क्या होगा जी? ये सारी चीजें जो है ना, जब ये सेटलमेंट की तरफ जब चीजें आएंगी, तो जैसे पनामा वाला था हल हो गया, तैसे सारी चीजें हल हो जाएंगी। और मैं समझता हूं कि फरवरी तक ये सारी चीजें सेटलमेंट की तरफ जाएंगी। अगर फरवरी तक सेटलमेंट की तरफ नहीं गई चीजें, तो फिर चीजें जो है वो बिगड़ते हुए मुझे नजर आ रही है। और इस वजह से अक्लमंदी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इसमें है कि अगर आज अगर ये इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के बगैर इंटरनली अगर ये मजबूत हो जाते हैं, तो मुल्क भी मजबूत हो जाएगा, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी नहीं आएगा, सबकी इज्जत रह जाएगी, और ये पॉलिटिकल सेटअप भी चलेगा, और कंसेंसस के साथ मुल्क भी आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, SIFC भी कुछ कर सकेगा। अगर ये चीजें नहीं, तो आप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी देखेंगे, मुल्क के अंदर अनारकली भी देखेंगे, और डिस्टर्बेंस भी देखेंगे। अच्छा ये है कि ये मुफाहमत का साल है, और मुफाहमत मुझे देखते हुए नजर आ रही है। अगर आप 2 दिन पहले देखें, खान साहब ने कहा कि भाई मैं अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, मगर आज आप देखेंगे कि 28 तारीख को ये मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि सारे जो भी कंसेंसस आज मुझे असेंबली के अंदर सारे लोग मिले थे, और सब लोग चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की साइड पे भी चाह रहे हैं कि अगर ये हमने हाथ से चीजें अगर छोड़ी तो हमारे हाथ से चीज निकल जाएगी, और PTI वाले भी चाह रहे हैं कि फिर जो है अगर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के तरीके से अगर हम आएंगे, तो हमारी जो अवामी पॉपुलरिटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। सर ये बताएं कि मैं फिर एक चीज और पूछूं कि आपने कहा कि पनामा की तरह जो है वो बहुत सी चीजें सेटल हो जाएंगी। 9 मई तो पनामा से थोड़ा सा आगे एक स्टेप
वो करप्शन के इल्जामात हैं। 9 मई स्टेट, रियासत, शोहदा, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी तज़हीक, फिर बहुत से लोग अभी जेलों में हैं, कुछ की सजाएं माफ़ हुई हैं। तो वो जो मास्टरमाइंड है जिनके बारे में बार बार कहा गया है कि जब तक उन पर इंसाफ के कटहरे में नहीं आते तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, तो उनके साथ अगर चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो नीचे के कारकुन जो जेलों में भुगत रहे हैं, जिनके जो बच्चे वर्षा वो कोर्टों में और अदालतों में जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो मुफाहमत तो ऊपर ऊपर हो जाएगी, नीचे उनका क्या कसूर होगा इस पूरी सूरत हाल में? सेवन खान, मैं जब खान साहब के साथ होता था तो जब ये हमेशा कहता था चोर, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें करता था जी। तो मैं खान साहब को कहता था कि सर आप मदीना रियासत की बात करते हैं, आप नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? नेल्सन मंडेला ने जितने जुल्म जिसने किए थे, जो जेलर जो पेशाब करता था उसके ऊपर, बिल्कुल, जब एक मर्तबा रेस्टोरेंट के ऊपर देखा उसको तो उसको भी बुला लिया कि आप आए मेरे साथ आके खाना खाएं। सही। तो कम से कम माफ करने वाला जो ना अल्लाह को भी पसंद होता है। और ये चीजें हमें दिल गुजर करके हमें जो है बड़ा जिगर करना पड़ेगा अगर मुल्क को हमें स्टेबल करना है। तो अगर मुल्क को स्टेबल नहीं जो नीचे लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे को एक इंडिपेंडेंट कारकुनान को तो चले सेटल कर दे, लेकिन जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया उसको भी सेटल कर दे, माफ कर दे। मैं समझता हूं कि मुल्क की बेहतरी के लिए हमें हर एक के साथ किस लेवल तक हम जा सकते हैं, माफीनामे तक जा सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, किसी सजा तक जा सकते हैं, मगर मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक तरीके से, मुल्क के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़े तो मैं समझता हूं कि सिफारती तलकात जो हमारे पहले ही आपको पता है कि बहुत कंप्रोमाइज्ड है, और कंप्रोमाइज हमारे सिफारती तलकात हमें बेहतर करने के लिए कब हम समझेंगे कि हर वक्त हमें सऊदी जो है वो एक मरतबा रेस्क्यू करता जाएगा, हमारे ट्रंप के साथ अच्छे तलकाते हैं, इधर से अच्छे तलकाते हैं, हमारे चीन के साथ अभी हमारे पास 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ रही है, मगर मैं समझता हूं सबसे ज्यादा आवाम की दुआएं और मुल्क के अंदर हर बंदे की जो है ना एक अच्छी एक खुशबू है। उस खुशबू को देखने के लिए मोहब्बत और प्यार का पैगाम हर तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, मफाहमत हर तरीके से बढ़ानी पड़ेगी, और उसकी रिजल्ट आपको 2026 में पाकिस्तान का, जो मैंने पहले भी आपको कहा है कि पाकिस्तान का 2026 बहुत ही एक फ्यूचर ब्राइट है, बहुत फ्यूचर ब्राइट है। अब 2026 अगर फ्यूचर ब्राइट है तो उसके लिए 2025 को चाहे मफाहमत के थ्रू आगे बढ़ना पड़े, चाहे नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू आगे बढ़ना पड़े। अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी सारी बैठ के अगर मफाहमत के साथ, कंसेंसस के साथ, पॉलिटिकल सेटअप के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आज एक का मौका है, कल दूसरे का मौका मिलेगा, तो कम से कम एक इंडिपेंडेंटली डिसीजन हो सकेंगे। अगर नहीं किए तो ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और फिर सारे पछताते रहेंगे। अच्छा, तो आप इसके लिए अच्छी बात है कि जो मैसाक के जमहूरियत हुआ था, आपको नजर आता है कि ये साहब के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये -1 पीटीआई होगी या ये उनके साथ ही इमरान खान के साथ होगी पीटीआई, जो इस जो मुफाहमती फॉर्मूला है या जो आगे नजर आती है 2025 या 26 की सूरत हाल, उसमें उनका क्या किरदार होगा? देखिए, बात सिंपल में ये है कि पीटीआई, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर तो जरूर बन गया है, मगर उनकी अगर वो पॉलिसी जो है, अगर उनकी पॉलिसी अगर किसी को समझ में नहीं आती है, माजी में जब खान के साथ मैं जब आया था, मुझे वो वक्त याद है जब खान साहब के साथ मैं जब 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, तब उन्होंने लाजमी, मैं किसी के कहने के ऊपर मैंने ज्वाइन किया था, मैंने एक एफिलिएशन पैदा की थी, तब भी मैंने आज 3.5 साल में मैंने पीटीआई का रुमाल नहीं पहना। मैंने कहा नहीं, मैं बनी गाला नहीं गया, मैंने कहा नहीं खान साहब मेरे घर पे आएंगे। तब भी मैंने कहा था कि खान साहब हर चीज के ऊपर जो रिट जाते थे, नहीं ये नहीं वो नहीं, आज बड़े मियाँ साहब की जगह छोटे मियाँ साहब क्यों जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर इदारे के लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर वो कंफर्टेबल मौजूद है। तो खान साहब के अंदर भी वो चीज नहीं थी। मियाँ साहब को भी 3 मरतबा टर्न मिला, मगर वो उन चीजों से, वो आदतों से मजबूर रहा। इस तरीके से खान साहब भी इन चीजों से मजबूर रहेगा। मैं समझता हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए हर पॉलिटिकल लीडर को, उन पॉलिटिकल पार्टी को, मुहब्बे वतन को सोचना पड़ेगा कि मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कंसेंसस के साथ कैसे जो है वो बढ़ा जा सकता है। और उसके अंदर अगर -1 हो, असेंबली से आज मियाँ साहब पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, बिल्कुल शहबाज शरीफ चला रहा है जी, नहीं शहबाज शरीफ चला रहा है बिल्कुल, मगर वो बैठा है ना, किंग मेकर तो होके बैठा हुआ है। तो इस तरीके से अगर खान साहब रहता है तो खान साहब को इस चीजों के ऊपर एक्सेप्ट करना चाहिए
और इन चीजों के ऊपर जिद नहीं करना चाहिए। मुल्क की खातिर इस तरीके से मैं समझता हूं आगे बढ़ेंगे मफाहमत के साथ तो सबके लिए बेहतर है। अगर मफाहमत के साथ जो नहीं बढ़ेगा वो मेरे ख्याल में पछताएगा। अच्छा, और ये रमेश साहब, क्योंकि अब ये जो पछताएंगे, क्योंकि और तो इतना तो पछता चुके हैं, 14 साल की सजा हो गई है, तो ये पछताने का सिलसिला अब रुक जाएगा? मिलिट्री ट्रायल और आगे तोशाखाना 2 के रेफरेंस, और या ये अभी सजाएं हैं लिखी हुई और आनी है? आपको लगता है सियासी मंजरनामे के हवाले से पूछ रहा हूँ। देखिए, अब मुझे तो इंटरनली सारी चीजों का पता है और मेरा जो सिक्स सेंस जो बता रहा है वो तो अब टीवी के ऊपर तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर मैं ये जरूर समझता हूं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो टॉक्स है। इसका सॉल्यूशन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक बैठ के एक एग्रीमेंट है कि बढ़ेंगे तो ठीक है। अगर आपके खिलाफ जो केस करने वाले हैं, आपके खिलाफ जो लड़ने वाले हैं, अगर अटॉर्नी जनरल उन चीजों को ईज करेगा तो आपको भी कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर नहीं करेगा तो हाथ आपके रंगे हुए हैं। अगर आपके 9 मई में भी अगर आपके हाथ रंगे हुए हैं और तोशाखाना में भी रंगे हुए हैं तो आप ऐसे आजाद नहीं हो सकते। तो उसलिए अच्छा ये है कि आप कंसेंसस के साथ आगे बढ़े कि हाँ, जो भी मुझसे गलती हुई, मैं पहली मर्तबा आया हूं और मिलके इस मुल्क की खिदमत के लिए चलते हैं। उसमें कुछ लो, कुछ दो, कुछ डिमांड्स है, उसको कंसेंसस के साथ अगर बढ़ेंगे तो उसके लिए भी फायदा है, गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट समझती है कि हम पॉलिटिकली आप किसका एक्टिव रोल ज्यादा देखेंगे? मैं समझ रहा हूं गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं है। नहीं, ज्यादा एक्टिव रोल किसका देखेंगे? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आके ये पूछेंगे कि जैसे आपने कहा था ज़रदारी साहब का रोल है इलेक्शंस के बाद 24 के, तो आप किसका रोल है आगे 26 में? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर रमेश कुमार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फिर सियासी किरदार किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा पॉलिटिकली? ये आपको लगता है कि मर्ज नेशनल गवर्नमेंट है, किसमें किसका रोल ज्यादा है आगे? देखो, इस वक्त तो लाजमी है गवर्नमेंट के अंदर PMLN है और PMLN के अंदर मियां साहब का तो सबसे ज्यादा जो एतमाद वाला बंदा है वो तो इरफान सिद्दीकी है और इसाक डार है जिसको वो आगे रख के बैठे हुए। इरफान सिद्दीकी काफी अच्छा बंदा है, मगर जो पीपुल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर वगैरह वो भी बहुत ही ज्यादा चाहते हैं कि किसी तरीके से आज की जो मीटिंग 28 तारीख की, वो भी उनका ये रोल था कि आप पॉलिटिकली इंगेज रखें, नहीं तो मीटिंग आज नहीं होती है। तो पीपुल्स पार्टी भी चाहती है कि इस मसले को जो है वो हल की तरफ लेके जाया जाए, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए। अब PTI के ऊपर भी दारोमदार रहता है कि PTI को भी ये समझना चाहिए कि हम अभी पहले भी बंद गली के अंदर पहुंच गए हैं। जब बंद गली के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो फिर आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपको एक छोटी सी गली अगर रास्ते के लिए मिल रही है तो उस छोटी गली से भी आप निकलें और आराम से मंजिल के ऊपर पहुंचे। अगर वो छोटी गली को अगर वो नहीं बोलेंगे नहीं हमें जाना ही बड़ी गली से है तो फिर तो ये रास्ता नहीं मिलेगा उसको। तो अगर इस तरीके से वो अगर इस चीज के ऊपर सोचा उन्होंने तो उनके लिए भी बेहतर होगा, गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर होगा और मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। और मेरी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मुल्क जो है इस वक्त ये साल कंसेंसस का है और कंसेंसस के साथ अगर आगे बढ़े तो मुल्क के लिए बेहतरी होगी, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी। मगर अगर हमारे ये नहीं होंगे तो आपको पता है आगे मेजर डिसीजन होने वाले हैं, यूक्रेन के हवाले से होने वाला है, अफगानिस्तान के हवाले से होने वाला है, दाइश का, ईरान के हवाले से होने वाले हैं, इंडिया की जो है वो पहले ही एक फॉरेन पॉलिसी हमारी अहमियत कम हो जाएगी, हमारी अहमियत बढ़ जाएगी ग्लोबली, स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली? मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान के डिस्कशन अमेरिका के अंदर नहीं है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ अमेरिका पहले जो उसका विजिट जो है वो हमेशा लंदन की तरफ होता है, मगर इस मरतबा फिर मैं अमेरिका की विजिट जो है वो सऊदी और इंडिया की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज से जो आए हुए हैं, पॉलिटिकल असाइलम के लोग आए हुए हैं, जिन सबको वो डिपोर्ट करना चाह रहा है, वो भी इन साउथ एशियन कंट्रीज के हैं जिनको वो वहां से वापस भेजना चाह रहा है और इंडिया उसको वेलकम कर रहा है। और इंडिया चाहता है कि हम अपने लोगों को जो है वो इजी करें और लोगों की वीजा के लिए आज 6-6, 8-8 महीने लोगों को वीजा के लिए इंटरव्यू नहीं मिलता है तो उनको इजी कराए। क्यों नहीं पाकिस्तान इन चीजों को वेलकम करे? मैंने तो अपने आर्टिकल में भी लिखा कि पाकिस्तान जो है वो वेलकम करे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आप भेजें, पॉलिटिकल असाइलम जिन लोगों ने लिया है उनको अमेरिका भेजें और हम उनको वेलकम करें, मगर हमारे जो लीगल जो इमिग्रेंट्स जा रहे हैं उनको जो वो प्रमोट करें, वहां पे उनको फैसिलिटेट करें। तो इस चीजों के ऊपर फोकस करें। मगर अगर हम इंटरनली अगर फंसे हुए होंगे इन चीजों के, अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जो है
इन चीजों के ऊपर फोकस्ड होंगे तो हम इंटरनेशनल पॉलिसी क्या कर सकेंगे। सही। तो फिर ये अच्छा, होगा कि हमें कहा ये जो जाएगा मुफाहमत का कि सवाल है, चाइना की इन्वेस्ट नहीं करो, ये आप सवाल वही ऊपर वेदक नहीं के करो। हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 2026 आप कह रहे हैं इंशाल्लाह अच्छा साल होगा, माशी तौर पे भी क्या नजर आता है फिर आपको, खास तौर पे घरों में जो इस वक्त जो माशी तंगी है, हर हाउस होल्ड इफेक्ट हुआ है, तो अंदाजा है कि कितना ज्यादा डिस्ट्रेस है। क्या आपको लगता है ये भी बेहतरी आएगी 26 में? अगर 2025 साल कंसेंसस का है, ये कंसेंसस के साथ अगर हुकूमतें आगे बढ़ी तो 2025 में ही आपको 50% बेहतरी नजर आएगी और 2026 जो है बहुत इंक्लाइन होगा। मगर अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं बढ़ते तो फिर 2025 आपका जरूर उस टारगेट को पूरा नहीं कर सकेगा, मगर फिर भी 2026 पाकिस्तान के आईने में, पाकिस्तान की एस्ट्रोलॉजी में जो 2026 इंक्लाइन है ही है। तो जो घबरा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनको घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का 2026 जो है बहुत ज्यादा ब्राइट है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये जिसको मैं देख रहा हूँ। सही। अच्छा ये आगे मगर पता है स्टेफन, बात ये है कि मैंने अभी भी जो बात की ना कि पाकिस्तान इस वक्त एजेंडा है या नहीं है अमेरिका की, मगर अमेरिका की ईरान तो एजेंडा है। आप देखेंगे ईरान, ये शाम के बाद ईरान जो है वो बिल्कुल एक अलोन बनता जा रहा है। इसराइल और अगर रशिया भी और चाइना, आज चाइना के प्रेसिडेंट को ट्रंप की दावत देना या रशिया के पुतिन की तरफ से कहना कि मैं जो वो आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, यूक्रेन की वार अगर खत्म होती है तो ये सारी, या इब्राहिम अकार्ड के ऊपर सऊदी का, अगर जो सऊदी की बात हुई है कि मैं $600 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट भी कर रहा हूं और उन्होंने इब्राहिम अकार्ड की बात की है जिसको बहरीन और यूएई पहले ही मान चुके हैं और हम तो अपने पासपोर्ट के ऊपर भी लिखते हैं कि इजराइल नहीं हो। तो मैं समझता हूं कि हमें दुनिया के नक्शे के अंदर ये हर तरह, पाक कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, हमारे मजहबों में भी लिखा हुआ है कि आप दुनिया के हालात को देखते हुए अपने तौर पे भी कुछ मसले जो है वो आप हल कर सकते हैं। तो हमें कम से कम उस तरीके से एक लचक के साथ, और जो लोग जो है जो ये एक स्टैंड अगर ले लेंगे तो हम, वो तो मुर्दे की पहचान होती है। आदमी में फटक चुशन होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए, तभी वो कामयाबी की निशानी है। अगर वो नहीं हुई तो मैं नहीं समझता कि वो कामयाबी की निशानी है। जब तक तहमुल, बर्दाश्त और जब तक लचक नहीं होगी, अगर हम तकबर के निशान के ऊपर अगर आज भी खड़े रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि ये वक्त गुजर जाएगा, मगर वो हमें किसी न किसी तरीके से, जैसे आज इमरान खान को किसी खड्डे में गिरा दिया, इस तरीके से और भी किसी को गिरा देगा। तो कम से कम दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। आप बात करते हैं मदीना रियासत की, आप बात करते हैं जो है नेल्सन मंडेला की, मगर आप अमल नहीं करें। माजी में भी अमल नहीं हुआ, आज भी अमल नहीं हुआ। नहीं, हम करें, कटोरे में खड़े करेंगे। क्या कटोरे में खड़े? ये 10 साल के लिए सोचा था कि भाई PMLN नहीं होगी, 3.5 साल, 10 साल के लिए खान आ रहा है, वो 3.5 साल में गया। अभी ये बैठे हैं, ये 10 साल के लिए सोच रहे हैं कि PMLN की गवर्नमेंट होगी, मगर इनको ये पता भी नहीं चलेगा कि कैसे, जैसे उनको नहीं पता चला। तो मैं समझता हूं कि कम से कम होश के नाखून लें और पुराने एक्सपीरियंस और पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए और मुल्की हालात को देखते हुए, कुछ रहम करते हुए, कुछ अपना दिमाग चलाते हुए, कुछ अपने मजहब को देखते हुए, धर्म को देखते हुए, इखलाक को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए, हालात को देखते हुए कुछ अगर डिसीजन हुए तो वो फैसले करेंगे तो वो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया, सियासी हालात पर और मंजरनामे पर गुफ्तगू करी। एक ब्रेक के बाद जो शुगर केन के हवाले से मसाइल है, गन्ने के हवाले से कीमत का मुकर्रर ना होना, तो किसान इत्तेहाद इस पर क्या मौक़िफ़ अपना रहा है? क्या इससे कीमतों पर फ़र्क पड़ेगा, महंगाई पर फ़र्क पड़ेगा, किल्लत होगी, क्या होगा आगे? एग्रीकल्चर के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात। गन्ने की कीमत के हवाले से कीमत मुकर्रर क्यों नहीं हुई, किसान इससे कितने परेशान हैं, क्या कीमतों पे इससे फ़र्क पड़ेगा, फसल पे फ़र्क पड़ेगा, और कीमत मुकर्रर अब क्या किस रेट पे इसे बेचा जा रहा है? इससे पहले जब गंदम के साथ ये मामला हुआ था उसका क्या रिजल्ट हुआ था, उससे क्या हुआ था? राइस की क्रॉप पे बात करते हैं। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब खालिद हुसैन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर बताएं कि ये कीमत क्या अभी किस रेट पे दे रहे हैं गंदम, ये जो गन्ना है किसान? बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल गंदम का रेट जब गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया था तो गंदम का रेट 2500 से लेके 3000 रुपए में गंदम हमने जिससे किसानों को बहुत लॉस हुआ। तो किसानों ने समझा कि चलो अगली फसल हमारी गन्ने की है तो उससे हमें हम कुछ पैसे कमा लेंगे। लेकिन जुल्म ये देखें कि हिस्ट्री में पहली दफा केन कमिश्नर ने, गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट ही नहीं डिसाइड किया और जो शुगर मालिकान है उसके रहमो करम पे किसान को छोड़ दिया कि वो जितने की मर्जी खरीद लें। तो उन्होंने एक रेट डिसाइड किया था कि हम 400 में ये गन्ना खरीदेंगे। लेकिन आप यकीन करें कि
वो 400 के बजाय 280 से लेके 350 रुपए मन गन्ना खरीद रहे हैं, और उसमें भी एक एक ट्रॉली से 30-30, 40-40, बल्कि कहेंगे तो 70 मन भी कटौती कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि पहले। लेकिन सर ये नवंबर में मसला उठा था, दिसंबर में बात हुई, फिर आप लोगों ने हुकूमत पंजाब या दीगर जो वफाकी सिंध हुकूमत है, गुफ्तगू हुई, क्या कहा उन लोगों ने? सर उन्होंने बस गुफ्तगू ही की है, लेकिन रेट डिसाइड नहीं किया। ये शुगर मालकान ने अपनी मर्जी से 400 रुपए का रेट डिसाइड किया है, और उसमें भी उन्होंने गन्ना नहीं खरीदा। 280 से लेके 350 से ऊपर गन्ना नहीं खरीदा। और गन्ने में भी क्या कर रहे हैं कि एक जब ट्राली जाती है उसकी मर्जी से कटौती कर लेते हैं। कोई इंतजामिया इनको पूछने वाली नहीं है, कोई केन कमिश्नर नहीं है। ये देखें, पिछली दफा गंदम तबाह होगी और इस दफा गन्ने का जो है ना रेट ही नहीं डिसाइड किया, वरना हर साल केन कमिश्नर रेट डिसाइड करता है। और अभी आगे हमारी गंदम तैयार है, 3-4 महीने बाद फिर गंदम आ रही है। अगर इसी तरह इन्होंने गंदम के साथ अभी रेट डिसाइड ना किया, और जो मौसमी तब्दीली की वजह से है, अभी गंदम की एवरेज भी हमारे पास 20 से 30 मन पर एकड़ से ज्यादा नहीं आएगी। और दूसरा जो हमारा जो है ना पिछली दफा गंदम किसान जब डूबा था, उसकी वजह से गंदम कम काश्त हुई है। क्या पाकिस्तान के पास इतना जरा मुबादला डॉलर है कि गंदम बाहर से हम मंगवा सकेंगे? नहीं। और फिर उसके बाद कीमतों पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी तो बताएं कि ये तो हम किसान के लिहाज से सोच रहे हैं, आम सारिफ के लिहाज से उसकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे ही वो उसकी परचेसिंग पावर टूट चुकी है। देखें जी, अब मसला ये है ना कि हमारे यहाँ जुल्म ये है कि अब शुगर मालकान गन्ना 280 का खरीद रहा है और गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हम 400 का खरीद रहे हैं। पहले दिन ही वो 120 रुपए मन वो पहले दिन ही उसने निकाल लिया है। अब देखो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ गया है। तो शुगर मालकान कहेगा मैंने 400 का खरीदा है, और फिर उसका अभी जो शुगर का रेट बढ़ा देगा। इसी तरह गंदम वाला जो हमें 250 की खरीदी है, वो जो मिडिल मैन था उसने अभी 4000 की बेच रहा है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को ये समझ नहीं कि जो 70% किसान है जो मुल्क की माशी तौर पे चला रहा है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। अभी राइस था, आपको पता है चावलों में सीड्स की वजह से क्या हुआ मामला, वहां पे क्यों डिक्लाइन आया? देखें जी, हम पिछली दफा हमारा इस अवार्ड दिया था गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कि सबसे ज्यादा जो जरा मुबादला हमारा आया है वो डॉलर की वजह से आया राइस बाहर भेजने में। इस दफा जिन्होंने सीड दिया उसमें एक तो हमारी जो 125 मन की एवरेज आ रही थी वो एवरेज होगी 20 से 25 मन। अब और वो सीड वाला राइस जब हमने बाहर भेजा अमेरिका या बाहर यूरोप में, तो उन्होंने वापस कर दिया कि ये राइस ही ठीक नहीं है। जो 4000 4500 का राइस था आज 2000 में मंडियों में बिक रहा है और किसान रुल रहा है। लेकिन ये अब जो सारा जो खासतौर पे शुगर के पहले बात करें, अगर ये कीमतें मुकर्रर नहीं हुई हैं और एक इसकी वजह से शुगर मिल्स को फायदा हो रहा है, एक आम सारिफ पर इसकी जो आउटपुट है उस पर और आम सारिफ पर कीमतों पर फर्क क्या पड़ेगा एंड यूजर के लिए? देखें जी, आपको पता है 70% तो खरीदने वाला चीनी वापस किसान ही है, और 70% को ये किसान को मार रहे हैं कि उससे जो 400 रुपए उसके खर्चा आया है गवर्नमेंट ने वो भी उसे नहीं मिल रहा, वो 280 में दे रहे हैं। सही जी। और अब यही 280 वाली ये चीनी जो है ना, आपको देखना ये 500 रुपए मन तक ये कहेंगे कि हमने गन्ना खरीदा है, और उसका रेट इतना देंगे कि ना गरीब किसान के पास कुछ हासिल हुआ और ना जो आम सार्फिन है जिसने चीनी खरीदी उसको फायदा हुआ। ये सिर्फ माफिया, चीनी माफिया। और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी कमीशन, और फिर वो कमीशन इसका तकर्रुर करेगी कि कौन कहाँ किसका जिम्मेदार था, फिर वो रिपोर्ट आएगी और फिर यही होगा आगे। अरे साहब देखिए जी, आपने पिछली दफा भी देखा है कि गंदम के आपने प्रोग्राम भी किए माशाल्लाह बड़े, लेकिन उसका क्या रिजल्ट हुआ? आज तक उसका कोई रिजल्ट आया है? और फिर अभी पिछली दफा 4 दफा इन्होंने चीनी गवर्नमेंट से बाहर भेजी है कि हमारे पास चीनी वाफर पड़ी है। इन्होंने चीनी 4 दफा बाहर भी भेज चुके हैं ये सारे शुगर मालकान जो है। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ज़राअत को बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया। अगर इसी तरह रहा तो हमने पूरे पाकिस्तान की जमातों को अभी इकट्ठा किया है, हम पैदल निकलेंगे और लाखों की तादाद में हम सूबाई असम्बली जो उन पे धरने देंगे, फेडरल गवर्नमेंट में जाएंगे। इस दफा जो किसान के साथ जुल्म हो गया है, 3 फसलों का राइस उसका तबाह हो गया है, और दूसरी बदकिस्मती से मकई का जो भी सीड है वो इन्होंने मार्केट में लाए एक दफा और उसके बाद उसको शॉर्टेज कर दिया। जो 4000 वाला था वो 8000 में ब्लैक में बिक रहा है, जिस तरह खादे ब्लैक में बिक रही है। यानी कि हर तरफ से किसान को लूटा जा रहा है। मैं हैरान हूं
कि इस मुल्क की तरक्की में जिसमें अहम किरदार अदा करता है। मैं हैरान हूं कि SIFC है, फिर आप बात कर रहे हैं चोलिस्तान कनाल की, यहाँ पे हो रहा है एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने की, उसको इरिगेशन के हवाले से नए सिस्टम्स ड्रिप इरिगेशन के लाने की, यील्ड बढ़ाने की, ऑप्टिमाइज करने की प्रोडक्शन की, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं जो बड़े बुनियादी मसाइल हैं। खालिद साहब, मतलब बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है ये तो, बड़ा जो मामला है। देखें जी, वो अभी सिस्टम शुरू नहीं हुआ। अभी हमारी, आपको देखें, हमारी कॉटन की एवरेज आ रही 20 मन, 15 से 20 मन। इंडिया में उस कॉटन की एवरेज आ रही है 100 मन। हमारी गंदम की आ रही है 30 मन, इंडिया में आ रही है 120 मन। अब देखें, इंडिया हमारे साथ, क्योंकि उसने जदीद तरीके से उसको किया और किसानों को उन्होंने रिलीफ दिया। हम कहते हैं कि अगर कोई अदारा आके किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा तो हम उसको सलाम पेश करेंगे, वरना अभी तक काम हुआ नहीं है। और खालिद साहब, आप ये आपने जो कॉल दी है, कब की कॉल है ये जो हम निकलेंगे सड़कों पे, कोई कॉल दे दी है या कोई इलाज होगा? अभी क्या होगा इस पे? आज हमने, आप देखिए, हमने पहले बलूचिस्तान में सारी तंजीमें, जी हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस साल आपने गंदम का रेट और गन्ने का जो शुगर माल का हमें माफिया हमें लूट रहा है, उसके हवाले से गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट ने नोटिस ना लिया तो पहले हम एक सूबा निकलता था, अभी पाकिस्तान की सारी तंजीमें हैं मिलके इसके खिलाफ एहतजाज की कॉल देंगे। 10-15 दिन में हम सारे सूबों में जाएंगे और फिर इकट्ठे होंगे और गवर्नमेंट को, क्योंकि हम वाद किसान हैं जिनका 70% जो है ना फ्रंट लाइन पे आर्मी में हमारे किसानों के बेटे शहीद हो रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और हमारा किसान का बेटा अगर शहीद होके आता है तो अलग हुआ है, वो किसान फख्र से कहता है कि अगर मेरे 10 बेटे भी हों तो मैं इस मुल्क पे कुर्बान कर दूं। हम फ्रंट लाइन पे किसान का बेटा जंग भी लड़ रहा है और इस मुल्क की फूड एंड सिक्योरिटी का जामन भी है, वो गंदम भी पैदा कर रहा है, वो राइस भी पैदा कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं आता। आप यकीन करें कि जो दवाई बेचने वाली कंपनीज है वो हमारे जमींदार के पास जाती है करोला पे, और हमारे किसान के पास मोटरसाइकिल तक नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं हैरान हूं इस मुल्क में। अगर अच्छा, ये बता दें कि मुतालबा आप क्या, किस रेट पे आप लोग चाहेंगे कि ये गंदम खरीदी जाए? कोई रेट आपने तयन किया है? मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ गवर्नमेंट बैठ जाए, मीडिया बैठ जाए। हम कहते हैं कि हमारा ये अखराजात है, उसमें प्रॉफिट ही ना दे, हमें अखराजात दे दे। तो वो कोई कंप्यूट किया आपने फॉर्मूला के कितना बन रहा है वो अमाउंट? कम से कम 4,500 से लेके 5,000 में हमें घर में पड़ रही है। 5,000 तक कास्ट हमारे घर में पड़ रही है और ये कहते हैं कि 2600 में दे दो। हम कहते हैं अगर गरीब को आटा देना है तो सब्सिडी दे दें आप, लेकिन एक गरीब का गर्दन काट के एक गरीब का गोश्त दूसरे को भाई को कैसे आप खिला सकते हैं? अगर आपने गवर्नमेंट ने बेनिफिट ही देना है तो हमें हर एक किसानों से जो हमारा रेट बनता है उसके हिसाब से कि गवर्नमेंट। और गन्ने का रेट क्या आपने तय किया? गन्ने का क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको? गन्ने का रेट कम से कम 550 में हमें गन्ना खरीदना था, लेकिन आप सोच सकते हैं 280 रुपए में। पिछले साल यही गन्ना 425 में खरीदा गया था, और इतनी महंगाई होने के बाद बिजली का यूनिट सब चीजें, और आज हम 280 से लेके 350 में गन्ना बेच रहे हैं। ठीक है, अब आपकी मुलाकात किस किस से हुई है सिलसिले में? अभी तक आपने किस किस से मुलाकात या बात की है? हमने पंजाब की सारी तंजीमें, किसान की, सिंध की सारी तंजीमें, बलूचिस्तान की सारी तंजीमें, हुकूमती सतह पे किस किस से आपने अप्रोच किया अभी तक? देखें जी, हमें हुकूमत, मैं तो सुना पास्को का रोल भी बड़ा मिनिमाइज हो रहा है सर। जी, पास्को खत्म कर रहे हैं, पास्को खत्म कर रहे हैं। पिछले साल 18 लाख मेट्रिक टन का पास्को ने खरीदी थी, जिससे किसान को थोड़ा सा रिलीफ मिला था, और अभी पास्को का ये खत्म कर रहे हैं कि पास्को में करप्शन होती है। करप्शन को पकड़ लेना, पास्को को तो ना खत्म करे ना। करप्शन तो अभी देखें नहरी निजाम है। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में एक इरिगेशन ऐसी मिनिस्ट्री है कि सीएम के बाद वो कहते हैं कि सबसे बड़ी मिनिस्ट्री इरिगेशन है, क्योंकि 2 महीने की जो भल सफाई पे अरबों रुपए आता है ना, आपको पता उसको चेक एंड बैलेंस हो नहीं सकता। वो 2 महीने 15 दिन लगाते हैं कि हमने भल सफाई की है, नहर बंद की, अगले दिन नहर आ जाती है, ना उसकी कोई लाइनिंग चेक कर सकता है ना कुछ कर सकता है। अरबों रुपए का सिर्फ इरिगेशन के डिपार्टमेंट में लोग करप्शन कर रहे हैं। हम इस करप्शन के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, और अब हम जितने हमारे साथ जुल्म हो गए, हमने बहुत सब्र कर लिया। किसानवाद था जो मुल्क की सलामती का दामन था, अब हम परमन एहतजाज निकलेंगे और लाखों की तादाद में निकलेंगे। नहीं, आपने बताया हुकूमती सतह पे किससे आपकी मुलाकात हुई अभी तक, या किसको? हुकूमती सतह पे तो हमें इतना काबिल ही नहीं समझते किसान तंजीमों को। हर जमात से वो बात करते हैं, फ्लोर मिल वाले से बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं, जो इस मुल्क को 70% डॉलर की सूरत में हर चीज में हर चीज में जो बेनिफिट दे रहा है, उसकी कोई औकात नहीं, उससे कोई बात नहीं करता।
ठीक है। और अब क्योंकि आप कॉल दे रहे हैं ना कि 15 दिन बाद आप निकलेंगे, पूरे मुल्क की असेंबलियाँ घेरेंगे, तो शायद अब आपसे बात करें जब धरना वरना सड़कें बंद ये वो, तो शायद आपकी इंपॉर्टेंस हो मेरे ख्याल से। पता नहीं है, हम तो देखो, हम तो एहतजाज भी परअमन करते हैं। हम, आपको पता है, इस्लामाबाद में 10 दिन बैठे रहे सेंटोरस चौक पे, एक गमला तक नहीं टूटा और परअमन एहतजाज, ट्रैफिक को भी चलने दिया, क्योंकि हमारा एहतजाज, क्योंकि किसान वो है इस मुल्क की किसी गलत रास्ते या कुछ नहीं जाता, वो मुल्क की सलामती को देखता है। उसके हमारी एहतजाज को फिर इसी तरह वो देखते हैं कि यार ये आएंगे, बैठे रहेंगे 20 दिन 25 दिन, इनके पास कौन से वसाइल हैं, ये उठ के चले जाएंगे। ठीक है खालिद साहब, उम्मीद करते हैं, लेकिन हम अपने लिए आवाज बुलंद करेंगे। ठीक है, अच्छा, उम्मीद करते हैं। मैं आपसे फॉलोअप में रहेंगे जी कि अगला लाइमल कब अनाउंस होना है? 15 दिन के अंदर अनाउंस करना है आपने अगला लाइमल? ये जी 15 से 20 दिन सारी जमातें अपना टाइम दे रही है। कुछ सिंध वाला कहता है कि मेरी ये काश्त का टाइम, और आप ये है कि किसान इत्तेहाद कितने हैं, आप कितने तंजीमें आपकी? देखिए जी, हमारी जैसे सिंध की आबादकार तंजीमें हैं, बलूचिस्तान में जिम्मेदार एक्शन कमेटी है, जलवान कमेटी है, बहुत सारे में है, सारे हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह 90% हमें कामयाबी मिली है, क्योंकि किसान जिस सूबे में भी बस रहा था वो सब का सब ही रुल गया है। तो सब मिलके इस दफा जदोजहद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल, नेक्स्ट देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।